हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने बिहार एस सी ई आर टी की जो बुक्स हैं उसमें भूगोल की अगर बुक की बात करें तो 6 क्लास की एस सी आर टी की जो बुक है बिहार एस सी ई आर टी की वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और आज से हम लोग यहाँ पर 7th क्लास की एस सी आर टी की जो भूगोल की बुक है मतलब ज्योग्राफी की वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 वीडियो में मैंने 6 क्लास की एस सी आर टी की बुक पूरी कंप्लीट कर दी है भूगोल वाली, उसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने ना देखा हो। ठीक है, आज से हम लोग 7th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पे क्लासेस बढ़ेंगी 7th ईयर तक पहुँचेगी, उसके बाद अगर टाइम पे सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और जो साइंस है ये सब हो गए अगर टाइम पर 1 महीने के अंदर, तो आगे आपको 9th 10th भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर होगा आज का वो होगा पृथ्वी के अंदर ताक झांकी। इसमें जो अंदर जो परतें होती हैं पृथ्वी के अंदर उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। पहले तो सारे चैप्टर्स के बारे में बता दूं मैं। फिर दूसरा जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा चट्टान एवं खनिज। इसमें कौन किस तरीके की चट्टानें होती है, अवसादी, रूपांतरित, ठीक है, आग्नेय, इन सब के बारे में होगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें होंगी। फिर देखिए तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा उसमें होगा आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों चैप्टर हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर उसको हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आप सभी को पता है एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बीच की कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। कौन सी 3 परतें होती हैं उनके बारे में अभी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? सियाल। सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका, यसाई, ठीक है, रेत, सिलिका मतलब रेत, यसाई और एल्युमिनियम एल मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यस आई एल मिलकर सियाल या इसको बोला जाता है। ठीक, इस इसे ही भूपरपटी या भूपटल कहते हैं। इस हिस्से पर हम रहते हैं, इसे ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोयला, लोहा, हीरा, सोना, खनिज तेल ये कौन से पृथ्वी की कौन से हिस्से से निकालते हैं, कौन सी परत से? ये हम लोग सियाल कह लें या फिर इसको भूपरपट्टी कह लें, इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए फिर दूसरी जो परत होती है पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई और मैग्नीशियम, एमजी प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। इसे मेंटल मतलब बीच की जो भाग होता है वो परत होती है उसको मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो मेंटल से निकलकर ऊपर आता है। फिर सबसे निचली परत जो होती है उसे निकेल, यनाई और लोहा यफी जैसे तत्व पाए जाने के कारण निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यह दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, यही कारण है यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा है सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निफे निकेल प्लस फेरस। पहले को क्रस्ट या सिलिका सियाल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे को मेंटल या सीमा कहा जाता है, तीसरे को क्रोड या निफे कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। ठीक, और देखिए ये पहला ही चैप्टर था, इसमें सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। अब दूसरा और तीसरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ उतनी ही चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता हो। ठीक है, बाकी चीज़ों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए मुख्यतः जो चट्टानें होती, चट्टानें जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक, सबसे पहले आग्नेय चट्टान देख लेते हैं। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं, रवा। ठीक है, रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं। तो ग्रेनाइट काहे का है उदाहरण? ये आग्नेय चट्टान का है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियम। ये किसके? ये भी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब देखिए अवसादी चट्टानें। ठीक, ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्था में रहती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर और सेल। ये क्या है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, अभी आगे और भी चीज़ें हैं।
जब रूपांतरित चट्टानें कौन होती है? जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण चूना पत्थर, उदाहरण के लिए संगमरमर। अब संगमरमर के बारे में बताया गया है, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा जो पेड़ की शक्ल का है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पेड़ की शक्ल का जीवाश्म कहाँ देखा गया, तो पटना म्यूजियम में। ठीक है, आगे है, ताजमहल संगमरमर से बना है और वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तो जो ये है ताजमहल, जो संगमरमर है, संगमरमर काहे का? अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। ठीक, अब खनिज का वर्गीकरण। ठीक है, अब खनिज धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं। धात्विक में एक तो लौह युक्त होते हैं, एक अलौह, मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, लौह युक्त कौन? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलौह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सारे क्या हो गए? अलौह। ये हो गए सारे धात्विक में। अब अधात्विक में देख लीजिए, कार्बनिक कोयला, पेट्रोलियम, ठीक, जिसमें कार्बन हो। ठीक, अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ठीक, तो ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब थर्ड चैप्टर भी इसी में हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, ये थर्ड चैप्टर है हमारा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिए, भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है जिससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है, यही प्लेट जब खिसकती है तब भूकंप आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जनवरी 1934, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जनवरी 1934 में दरभंगा, बिहार में, ठीक है, ये भूकंप आए थे। आप लोग लिख के रख लीजिए अपने पास। ठीक है, कि 1934 में दरभंगा, बिहार में भूकंप आया था। और सितंबर 1993 में ये कहाँ आया था? लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक, लातूर, महाराष्ट्र में आया था। और जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज, गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए थे। तो ये तीनों जो भूकंप आए थे, इनकी ये लिख लीजिए आप लोग। दरभंगा, बिहार में 1934 में, महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में, और कच्छ एवं भुज में 2001 में। ठीक है, बहुत भयंकर ये आए थे। ठीक, अब देखिए, क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। तो जापान में कब भूकंप बहुत तेज आया था? वो 2011 में आया था। ठीक, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? यंत्र जो है, यंत्र होता है सीस्मोग्राफ। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक, सीस्मोग्राफ। ठीक, भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो सीस्मोग्राफ होता है। और इकाई जो होती है वो होती है रिक्टर स्केल, रिक्टर। ठीक, रिक्टर। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, बिहार के भूकंप क्षेत्र कौन कौन से? भूकंप क्षेत्र थर्ड, ये बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया। भूकंप क्षेत्र फोर्थ कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। ठीक, भूकंप क्षेत्र 5 में है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुर, किशनगंज एवं दरभंगा। ठीक, ये क्या है? भूकंप क्षेत्र है बिहार के। ठीक, अब देखिए पृथ्वी के बल देखिए, आंतरिक एवं बाह्य बल होते हैं। आंतरिक बलों में क्या? दीर्घकालीन भू संचलन और आकस्मिक भू संचलन। ठीक, दीर्घकालिक में महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है और यहाँ पे क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल होता है इधर। और आकस्मिक भू संचलन में इसमें क्या क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। ठीक, और बाह्य बल में क्या क्या है? अनाच्छादन, फिर अनाच्छादन में ऋतुक्षय और अपरदन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब पर्वत के बारे में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, पर्वतों के बारे में। पर्वत यहाँ पे लिखा है कि पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और उसका शिखर क्षेत्र संकुचित रहे। मतलब 900 मीटर की कम से कम ऊंचाई हो और ऊपर से ये मतलब पतला सा हो। ये नहीं अगर ऐसे करके 900 मीटर गया और ऐसे आ गया, तो अगर ऊपर से सपाट है तो ये पठार कहा जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत।
तो पहले वलित पर्वत, दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल पड़ लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकाली बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी आदि। रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, ये हो गए वलित पर्वत के उदाहरण। ठीक है। भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण अगर पूछा जाए, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्त या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? भ्रंशोत्त पर्वत का। फिर है संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं, तब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान का, अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक, ये संचयन पर्वत के उदाहरण है। फिर है अवशिष्ट पर्वत, अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते सटते रहते हैं, ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। ये क्या है? अरावली का पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होगा, और पारसनाथ की पहाड़ी भी। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए पठार के बारे में। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। छोटा नागपुर क्या है? पठार है। और तिब्बत का पठार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ वो पठार है। ठीक है। और पामीर का जो पठार है उसको संसार की छत कहा जाता है। ठीक। अब देखिए एक और चीज़ है लास्ट, ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। ठीक है। समुद्र तल के नीचे कोई चीज़ क्यों होती जा रही है? कुछ स्थान ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो इस तरीके से आपके ये 3 चैप्टर कक्षा 7 के भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जल्दी से जल्दी आपके ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दी जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद साइंस और आपकी जो पॉलिटी है या फिर राजनीति शास्त्र है उसको शुरू किया जाएगा। ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।